उसमें दिल दिलाने वाली बात कर ले। उनमें हम वीक्यू मिसमैच होता है। जी तो जी। सर ये इस वजह से होता है कि जो डेड स्पेस है उसमें और ब्लड फ्लो में चेंज आ रहा होता है, यानी कि सर इसको थोड़ा क्लियर कर दें कि क्यों होता है नहीं मुझे बताएं कि ऑक्सीजन का और ब्लड फ्लो। नहीं एल्डरली पेशेंट्स में मुझे बताएं, अच्छा मुझे बताएं क्लोजिंग वॉल्यूम क्या होता है? सर जब जिसमें कि ब्लड फ्लो ब्लड फ्लो नहीं, ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो का दोनों का देखिए रिलेशन हो ना कि यानी मैं ब्लड आपको, फ्लो नहीं हो रहा और ऑक्सीजन आ रही। देखिए मेरी बात सर सुनिए, मैं क्लियर आपको, नहीं हुआ, ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। नहीं नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, कोई वॉल्यूम है तो इसका मतलब है कि ये वॉल्यूम का गैस है ना, वो गैस का कोई वॉल्यूम है, ये कोई लंग वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है? तो ये बेसिकली वो वॉल्यूम होता है लंग्स का जिसके में स्मॉल एल्वेलाई कोलैप्स होते हैं, ठीक है? तो क्लोजिंग इवन एल्डरली पेशेंट्स में जो चेंज आती है ना, वो चेंज होती है क्लोजिंग वॉल्यूम की। क्लोजिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है? जब क्लोजिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इट इज अप्रोचिंग एफआरसी, एफआरसी पे नहीं इफेक्ट होता, क्लोजिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से टाइडल वेंटिलेशन में, नॉर्मल टाइडल वेंटिलेशन में भी एयरवे कोलैप्स हो रहा होता है, ठीक है? तो उसकी वजह से सर मींस एल्वुलर डेड स्पेस जो है वो इंक्रीज होती है मुझे विद बताएं द डेड एज। स्पेस और शंट में क्या फर्क होता है? आप देखिए मैं आपको एक वैसे बात बता रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि ये चीज बहुत देर से समझ आई है और बहुत देर लगी है इस चीज को पिक करने में। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा ना, ये जान नहीं छोड़ेगी। अरे एनेस्थीसिया एक ऐसी स्पेशलिटी है कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वहां पे आप रिटर्न पास कर लेंगी, वाइवा में फंस जाएंगी। अब मुझे बताएं, मैं वैसे आपको सही कह रहे हैं सर। ये मैंने कई दफा एग्जांपल लिए, एक लड़का एफसीपीएस पार्ट 2 का वाइवा दे रहा था, उसको लेरेंगोस्पेज्म और ब्रोंकोस्पेज्म का डिफरेंस नहीं पता, ठीक है? तो वो एग्जामिनर के अगर हत्थे चढ़ गया, तो कोई भी एग्जामिनर अगर लेरेंगोस्पेज्म और ब्रोंकोस्पेज्म का डिफरेंस कोई नहीं बता पाएगा, तो मुझे बताइए, खुद बताएं ठंडे दिमाग से, कि एक बंदे को वो कंसल्टेंट एनेस्थीसिया बना रहे हैं, तो वो जिसको लेरेंगोस्पेज्म और ब्रोंकोस्पेज्म का डिफरेंस नहीं पता होगा, तो वो उसको कैसे पास करेंगे? तो अब आप, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुझे बताइए डेड स्पेस और शंट में क्या फर्क होता सर आप बताएं। है? सोचे, कोई और बंदा बताए, जाहिद भाई आप बता दें। हाँ सर, ये मिड स्पेस में जो है वो वेंटिलेशन होती है विदाउट परफ्यूजन। वेरी गुड। और वीक जो शंट होता है, शंट शंट में परफ्यूजन होती है विदाउट वेंटिलेशन। तो यानी कि जो डेड स्पेस होगा वहां पर एयर आ जी। रही है और उसमें एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक है? और जो शंट होगा उसमें यानी कि जो लंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड में शामिल हो रहा है, तो उसको शंट कहेंगे, नाम से भी होता है बाईपास जिस तरह होता है, तो वो भी शंटिंग भी, ये शंटिंग का भी यही मतलब होता है। तो एक फिजियोलॉजिकल शंटिंग होती है, जाहिद वो कहाँ पे होती है? सर फिजियोलॉजिकल शंट हमारे उसमें होती है, एल्वेलाई में होती है। एल्वेलाई में। नहीं, फिजियोलॉजिकल शंटिंग यानी कि वो हर सूरत होती ही होती है, जो अच्छा 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 हाँ, सर, हाँ हाँ जी जी जी। एक नहीं मिनट नहीं को नहीं, बता, एक मिनट को बताने दे वो जी। वो हमारा होता है उसमें ब्रोंकियल सर्कुलेशन। एक ब्रोंकल जो सर्कुलेशन एक चीज होती है, एक और भी चीज होती है जो एक फिजियोलॉजिकल। उसको क्या कहते हैं, थेबेसिन वेन्स कहते हैं, कुछ वो होती है। हाँ वो क्या होती है? वो जो हमारी कोरोनरी जो वेन्स होती हैं वो डायरेक्टली हाँ ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल उसमें शंटिंग है, ड्रेन कर रही ठीक है? होती है। ये फिजियोलॉजिकल शंटिंग है। और अगर कहीं पर भी ऐसी जगह शुरू हो जाए कि जहां पर एल्वेलाई कोलैप्स हो गए, वहां पे ब्लड आ रहा है और वहां पर उसको स्मगलिंग नहीं हो पा रही, बॉर्डर बंद, ठीक है डॉक्टर शाइस्ता? अब आ गई समझ बात, कि वहां पर जी सर। एयरवे कोलैप्स हो गए तो वहां पर शंटिंग होनी शुरू हो जाएगी, उससे वीक्यू मिसमैच होगा, तो यही रीजन है हाइपोक्सिया होने की। ऑक्सीजन आर्टीरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाती है, ठीक है, विद एज, ठीक है? तो क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक डिस्कशन का था वो भी एल्डरली था, तो आपने रेलिवेंट क्वेश्चन पूछ लिया। तो रिस्पायरेटरी चेंजेस और क्या होती है रिस्पायरेटरी सिस्टम में? अगर आपको, जी जी डॉक्टर एजाज बताइए प्लीज।
सर सॉरी, मैं एक्चुअली मेरे जहन में क्वेश्चन था, एक्चुअली वो मैं पूछना चाह रहा था। जी पूछिए। सर वो ये था कि क्योंकि शंट रिलेटेड सर आपने बात की, तो सर ये जो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट शंट है, तो ये भी सर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट शंट में मतलब जो है ना क्या डिफरेंस होता है? आप पहले बताइए, मैं आपको करेक्ट करता हूँ। आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है? सर राइट टू लेफ्ट जो शंट है, मेरे ख्याल में वो तो मतलब जो है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी जो राइट से लेफ्ट जाएगी। जो लेफ्ट से राइट शंट होगा वो शायद ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, जो अगेन जो है वो आपके हार्ट के राइट साइड पे आएगी और फिर वो साइकिल में जाएगी आगे। हाँ जी। तो आपके ख्याल से कहाँ पे दरवाजे खुले हुए होते हैं? फीटल सर्कुलेशन में कहाँ कहाँ पे दरवाजा खुला हुआ होता है? सर फीटल सर्कुलेशन में तो पीडीए। सर्कुलेशन में लंग्स नहीं होते ना, लंग्स काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। लंग्स का लंग्स तो पीडीए सर हाँ नहीं, वो पीडीए नहीं होता उस वक्त, उसको डक्टस आर्टेरियोसिस कहते हैं ना। डक्टस राइट राइट सर है वो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड निकला और जाते ही आगे लॉकडाउन हुआ है, तो वो डक्टस आर्टेरियोसिस से वो ब्लड चला जाता है एओर्टा में, ठीक है। ओके सर। और जहां ठीक है पर वो सर। जाके जहां पर उनका जब जहां पे वो मिलता है उससे पहले ही उससे पहले ही अपर टॉर्सो को और हेड एंड नेक को ब्लड चला जाता है, जो कि ज्यादा ऑक्सीजनेटेड होता है क्योंकि अभी वो प्लेसेंटा से पहुंचा होता है वहां। समझ आई बात? ओके सर। यानी कि जी सर। जब प्लेसेंटा के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मदर पहुंचा ना, तो बिफोर इट इज मिक्सिंग अप, वो मिक्सिंग से पहले वो अपर बॉडी पार्ट को रिलेटिवली ज्यादा ऑक्सीजनेशन की जरूरत होती है, हेड एंड नेक को, तो वहां पर वो चला जाता है। उसके बाद डक्टस आर्टेरियोसिस आ जाता है। तो डक्टस आर्टेरियोसिस वाला जो ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है, तो उसकी सैचुरेशन कम हो जाएगी। 9 मंथ क्या? कम हो जाएगी ना? समझ आ गई बात या नहीं? जी सर, यहाँ तक बात समझ आएगी, बिल्कुल सर। ठीक है। बिल्कुल। तो यही चीज अगर परसिस्टेंट रह जाती है तो उसको पीडीए कह देते हैं। अगर फीटल सर्कुलेशन में जब परसिस्टेंस होती है, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही बच्चा पहला ब्रेथ लेता है, PO2 बढ़ता है। जब PO2 बढ़ता है तो इससे पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है। जब पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है तो क्या होता है कि लंग्स में ब्लड जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। और साथ ही बच्चा सांस लेता है तो एल्वोलाई ओपन होते हैं। जब एल्वोलाई ओपन होते हैं तो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है। PO2 जब भी ज्यादा होती है पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है। जब भी PO2 कम होती है पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है। तो जब पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है और एल्वोलाई ओपन होते हैं तो वहां से रास्ता खुल जाता है। तो जब रास्ता खुल जाएगा तो लंग्स में ब्लड जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी इफेक्ट पे वो बंद हो जाता है। अगर ये परसिस्टेंट रह जाए तो नॉर्मली मुझे बताएं कि राइट हार्ट में ज्यादा प्रेशर होता है या लेफ्ट हार्ट में? जी राइट हार्ट में ज्यादा होगा ये। नहीं, नॉर्मल लेफ्ट हार्ट में, नॉर्मल एक एडल्ट के अंदर लेफ्ट हार्ट में ज्यादा प्रेशर होता है या राइट हार्ट? लेफ्ट हार्ट में ज्यादा। लेफ्ट हार्ट में सर। तो नॉर्मली जब जो अगर किसी के अंदर वो दरवाजा खुला भी रह गया है तो नॉर्मली क्या होगा? नॉर्मल रिस्पांस क्या आएगा? नॉर्मल रिस्पांस ये होगा कि लेफ्ट से राइट में ब्लड जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। ओके सर। टिल द टाइम एक वक्त आएगा कि आप किसी को चपेड़े मारते रहे, थप्पड़ मारते रहे, एक वक्त आएगा कि वो भी आपको थप्पड़ मार देगा जोर से। तो वो वक्त आएगा तब जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और वो इतनी डेवलप हो जाएगी कि वो फिर रिवर्स हो जाएगा शंट, जिसको ईजन मेंजर फिनोमेना कहते हैं। तो इसीलिए जितनी भी साइनोटिक हार्ट डिजीजेज होती हैं उनके अंदर राइट टू लेफ्ट शंट हो रहा होता है। और हर वक्त नहीं होता वो, जब भी कोई स्ट्रेस आता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बैलेंस कम हो जाए, तो जब अगर SVR जो यानी कि जो सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए और पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो राइट टू लेफ्ट शंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये डक्टस आर्टेरियोसिस के जरिए हो सकता है PDA यानी कि, और ASD के जरिए हो सकता है, VSD के जरिए हो सकता है शंटिंग, ठीक है। समझ आ गई बात? जी सर, थैंक यू सर। तो इसको कहते हैं ईजन मेंजर फिनोमेना।
तो जब भी होगा तो ये जो टॉफ के अंदर भी यही होता है, इसलिए आपने जो है वो मेंटेन करना होता है बैलेंस बिटवीन पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। तो इसीलिए जो टॉफ के जो पेशेंट होते हैं फैलेट सिस्टोलॉजी के, उनको अगर टेट स्पेल होता है, यानी कि जब वो साइनोटिक स्पेल होता है, तो उसके अंदर बेसिकली फिनाइल एफ्रीन देते हैं, और फ्लूइड देते हैं। तो उससे होता ये है कि सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ती है और उनको बच्चे स्क्वाटिंग करते हैं, तो यानी कि वो मसल्स को टाइट करते हैं। जब वो मसल्स को टाइट करते हैं तो वेसल्स कंप्रेस होती है, सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ती है, और साथ आपको अगर इंट्रा ऑपरेटिवली हो रहा है तो आप उसको फिनाइल एफ्रीन देते हैं। सैचुरेशन फॉल कर रही होगी, ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा होगा, तो आप उसको फिनाइल एफ्रीन देते हैं, जिससे सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ती है, और जो शंट हो रहा होता है राइट टू लेफ्ट, वो उसको रिवर्स कर देता है लेफ्ट टू राइट में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था जी। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्डरली पेशेंट में? जाहिद? जी सर। आपको सर, चेंजेस बतानी है, जो ये नाम बताएं वो आपने बताना है, ठीक है? डिक्रीज रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, ओके। और चेस्ट वॉल स्टिफर हो जाएगी, और एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और अच्छा। आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन जो PaO2 होती है वो कम हो जाएगी विद एज। ठीक है। वीक्यू मिसमैचिंग बढ़ेगी, और कफ रिफ्लेक्स डिक्रीज होगा, ठीक है। और जो एयरवे का सीलियरी एक्शन है वो भी डिक्रीज होगा, और कोलैप्स अच्छा, जो है वो जो लंग वॉल्यूम्स हैं उन पे क्या क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि एमसीक्यू में आता है ये सब ना। हाँ लंग वॉल्यूम में सर क्लोजिंग वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ओके। जो आपने बताया, और क्लोजिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ के अप्रोच करेगी FRC को। ठीक है। हाँ, तो मुझे यही बस याद है थोड़ा बहुत। ठीक है। अच्छा, जो टी लंग कैपेसिटी है या वाइटल कैपेसिटी है, इनमें क्या इफेक्ट होता है? FE1 ऐसी कम हो जाएगा ना? कम हो जाएगा जी। टोटल लंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, लंग और चेस्ट वॉल की कंप्लायंस कम हो जाएगी। ठीक है जी जी। और बाकी जो आपने कफ रिफ्लेक्स का बता दिया है, ई डेंचुलस का बता दिया है, ठीक है। तो बेसिकली अब आपने यही बात जो MCQ में तो अलग अलग छोटे छोटे करके आती है ना, तो आपने अब ये एल्डरली के लिए, वाइवे के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने 2 या 3 जुमलों के अंदर इन चीजों को अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना है। ठीक है, कि लंग वॉल्यूम कैपेसिटीज पे फर्क हो गया, कफ रिफ्लेक्स पे प्रॉब्लम हो गई, एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाएगा, हाइपोक्सिया जल्दी डेवलप हो जाएगा, क्या नाम है उसका, और उसके अलावा ई डेंचुलस होते हैं तो उसकी वजह से एयरवे कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस होती हैं उसकी वजह से उनके अंदर जी, ठीक है ना सर, चेस्ट वॉल स्टिफर हो जाएगी। नहीं, चेस्ट वॉल स्टिफर भी हो जाएगी और सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम होगी ना। हाँ हाँ, उसकी वजह से इंट्यूबेशन डिफिकल्ट हो सकती है, डिफिकल्ट मास्क वेंटिलेशन होगी डेंचुलस में, टोन जो है मसल्स की टोन कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनको आप 2-3 अल्फाज में आप ऐसे बोले कि वो आपकी चीजें ये मुकम्मल हो जाए। ठीक है ना, तो अच्छा मेहर आप बताओ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। सर कार्डियो इसमें जो है होती है सर, इनमें वास्कुलर वाल स्टिफनेस होती है जिसकी वजह से इनमें एथेरोस्क्लेरोसिस इन पेशेंट में होती है, और जो है इनमें डायस्टोलिक डिसफंक्शन होती है इन पेशेंट में, और जो कैल्सिफिकेशन ऑफ वाल्स भी होती है, और मायोकार्डियल फाइब्रोसिस भी इन पेशेंट्स में होती है। और इनमें सर जो है रेस्टिंग सिस्टोलिक कार्डियो फंक्शन जो है वो प्रिजर्व होती है इनमें, और इनमें जो है वेगल टोन जो है वो जो है इंक्रीज होती है, और एंड्रोजेनिक रिसेप्टर रिस्पांस जो है वो इनमें कम होती है। और इनमें से अब आप मुझे
इनको ऑब्जेक्टिवली अगर आप बताएं, क्योंकि देखें ना प्रैक्टिकली तो इफेक्ट जो आएगा वो ब्लड प्रेशर में, कार्डिक आउटपुट में आएगा ना, तो वो ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा? सर ब्लड प्रेशर इनमें रेस्ड होती है इन पेशेंट्स में। सारा सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, मीन आर्टीरियल। सर इनमें सिस्टोलिक बढ़ा हुआ होता है और डायस्टोलिक कम होती है इनमें। और सर मीन मीन सर मुझे याद नहीं है सर मीन का। अब आप मुझे खुद बताइए कि मीन आर्टीरियल प्रेशर वैसे मेजर कैसे होता है? सर डायस्टोलिक प्रेशर 2/3 ऑफ द 1/3 ऑफ द सिस्टोलिक प्रेशर। तो अभी आपने बताया है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जी सर। तो मुझे बताएं मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर में ज्यादा इफेक्ट किसका होता है, सिस्टोलिक का या डायस्टोलिक का? डायस्टोलिक का सर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो फिर ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होना चाहिए? सर ब्लड प्रेशर इस हिसाब से डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन डिक्रीज होता है। Yes. सर ये मैं मिक्स कर रहा हूँ। ये अब आप देखो ना, ये मैंने मतलब ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पेपर आउट है, समझ लिया। एल्डरली पेशेंट, आपको अभी वाइवा में पूछा था कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें एल्डरली पेशेंट था? सर एक था पेशेंट। मतलब ये मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा कोई सिनेरियो हो, ऐसा कोई वाइवा हो जिसके अंदर एल्डरली पेशेंट का जिक्र ना आए। ठीक है, तो ये आपकी ना टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें कोई इसमें वो माफी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, कौन बताएगा ये जवाब? जमील। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, इंक्रीज होता है मीन आर्टरी प्रेशर जो है ना, क्योंकि डायस्टोलिक चाहे वो कम होता है, मगर ये है कि पल्स प्रेशर भी जब वो काउंट करते हैं ना 1/3 ऑफ दैट, तो मीन आर्टरी प्रेशर जो है ना वो ज्यादा होता है। और इस वजह से जो ऑर्गन्स के जो है ना वो परफ्यूजन मीन आर्टरी प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर के लिहाज से फिर होती है, तो इसलिए ओल्ड पेशेंट में ना एक मिनट जो यहाँ पे रुकना। ये समझ आइए आपको बात इनकी कि अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर कम हो रहा है तो सिस्टोलिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो 1/3 का जो एलिमेंट आना है वो पल्स प्रेशर ज्यादा होने की वजह से फिर भी बढ़ेगा ही। फिर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना ये इसका इनके ऑर्गन जो होता है ना वो हाई मीन प्रेशर। एक मिनट रुको, सिर्फ एक सेकंड रुको, मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर दूं इनको कि ये नहीं होता कि मीन डायस्टोलिक, ये होता है कि डायस्टोलिक प्रेशर उतना नहीं बढ़ता जितना सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है, तो इसकी वजह से पल्स प्रेशर बढ़ जाता है। आप कह रहे थे ना डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर कम नहीं होता, डायस्टोलिक प्रेशर उतना नहीं बढ़ता जितना सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, इस वजह से मीन क्या नाम है इसका, जो पल्स प्रेशर जो ना ज्यादा। समझ आ गई बात? जी महर, समझ आ गई बात? और इसी वजह से इसके जो हमारे एनेस्थीसिया की एप्लीकेशन वो यही है कि जो ऑर्गन का परफ्यूजन प्रेशर है ना वो ज्यादा होता है, तो इन पेशेंट को जो ना हाइपोटेंशन नहीं होने देनी। ठीक है सर, कोरोनरी परफ्यूजन या दूसरे ऑर्गन परफ्यूजन जो हाँ है जी, एक इसकी रीजन ये है जो आप बता रहे हैं, एक रीजन ये क्या, और दूसरी क्या है कि नॉर्मल हमारा जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होता है तो हमारा बॉडी का रिस्पांस, बॉडी गार्ड, हमारे ऑटोनॉमिक सिस्टम फौरन एक्टिवेट हो जाता है। वो होता है, तो वो बिल्कुल वो भी इनका जो है ना वो डिक्रीज हुआ होता है। तो इनके अंदर बेरो रिसेप्टर रिस्पांस नहीं इतना अच्छा, ऑटोनॉमिक रिस्पांसेस इतने अच्छे नहीं होते, इसलिए जैसे ही आप उनको एनेस्थेटिक ड्रग देते हैं तो फौरन उनको बहुत ज्यादा ब्रिस्क रिस्पांस आता है और उनका फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इन यंग पेशेंट। ठीक है, नॉर्मली यंग पेशेंट। तो समझ आ गई बात ये? जी सर। अच्छा, और क्या होता है? इनमें जो वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो लेस कंप्लाइंट होती हैं और फिलिंग प्रेशर इनमें इंक्रीज होता है। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम है जो इनमें हो सकती है या चांसेस होते हैं ज्यादा? एक कोई एरिथमिया होता है जो इनमें नॉर्मली भी हो सकता है? नॉर्मली से मुराद नॉर्मल तो नहीं होगा, लेकिन इनके अंदर कौन सा एक एरिथमिया जो हो सकता है? सर जंक्शनल एरिथमियास, ब्रेडी एरिथमियास भी हो सकते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन कॉमन होता है। ठीक है,
इसकी एनेस्थीसिया इम्प्लीकेशन क्या होगी कि लिमिटेड कार्डिक रिजर्व होते हैं, फिक्स कार्डिक आउटपुट होता है, तो आपने टाइट्रेटेड डोजेस देनी होती हैं। अगर आप सडन देंगे एनेस्थेटिक एजेंट तो उसका बहुत सडन उसमें ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको आप डिफाइन करेंगे वाइवे के अंदर इस तरीके से कि आपने जब ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर दी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात कर दी, और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और एल्डरली पेशेंट में और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपने तीन हेडिंग्स में याद करें। व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज द इफेक्ट, हाउ टू मैनेज। व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज द इफेक्ट, हाउ टू मैनेज। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या है कि जैसे अगर मिसाल के तौर पे जल्दी इनमें हाइपोक्सिया हो जाता है, फर्स्ट सी अप्रोच कर रहा है जिसकी वजह से वीव क्यूम इसमें ज़्यादा होता है, क्लोजिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो आप उसको प्री ऑक्सीजनेट करेंगे, ये उसकी मैनेजमेंट हो गई। इसी तरीके से अगर आपने वेंटिलेट करना है, ई टेंचुलस है, तो आप उस पर एयरवे डालेंगे। तो इसी तरीके से बाकी और क्या इफेक्ट होते हैं मैक पे, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होती है? सर इनमें पेशेंट में ब्रेन मास जो है वो डिक्रीज होती है और सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है वो भी इनमें डिक्रीज होती है, और मेक्स जो है वो इनमें आफ्टर विद ईच डिकेड इनका 4% डिक्रीज होता है आफ्टर आई थिंक 40 years। ठीक है, और सर इनमें जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं ना, पोस्ट ऑपरेटिव कंजेनिटल डिसफंक्शन होने के और उनके चांसेस ज्यादा। और इनमें हियरिंग प्रॉब्लम, क्या नाम है उसका, ये बिकॉज ऑफ कैटरेक्ट, विजुअल प्रॉब्लम, ये होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये दीज ऑल आर फैक्टर्स फॉर पोस्ट ऑपरेटिव कॉग्निटिव डिसफंक्शन। ठीक है जी सर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सर वो हम एक ऐसे एजेंट यूज करेंगे कि जिसका मतलब मिनिमल सेडेटिव इफेक्ट हो और जो है हमारे न्यूरोनल फंक्शन को कम से कम इम्पेयर करें, और ताकि इन साइड इफेक्ट से बचाया जा सके। द रीजनल विल बी बेटर देन जीए। ठीक है, अगर आपको ब्रेडिकार्डिया होता है तो एट्रोपिन से बेहतर होगा ग्लाइकोपाइरोलेट। ठीक है, और आप उनको जितना अगर वो इंट्रा ऑपरेटिवली उनको आपने रीजनल एनेस्थीसिया दिया है तो आप उनको हियरिंग एड जो उनका है वो लगा रहने दें। अगर वो किसी चीज के साथ वो नहीं कर रहा, कोई इंटरप्शन नहीं हो रही अगर, ठीक है, उनको वो ऐनक भी लगा सकते हैं ताकि वो नॉर्मल से करीब रहे। दिस विल बी अ फैक्टर टू रिड्यूस द पोस्ट ऑपरेटिव कॉग्निटिव डिसफंक्शन। ठीक है ना, और आप उनको हाइपोथर्मिक सर मैं जी हाँ सॉरी, मैं एक आपको जस्ट जो इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने परसों जो है हमारे एक आर्टिकल डिस्कस हो रहा था, तो उसमें एल्डरली पेशेंट में डिलीरियम की एक नई स्टडी हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि 20 की अगर उन्हें मॉनिटर किया गया है उसके ऊपर, तो जो 50 और 60 के दरमियान रहे हैं ना 20 इसका जो है नंबरिंग जो है, तो उनमें डिलीरियम कम हुआ है कंपैरेटिवली जो है ना, अगर इनको बहुत ज्यादा डीप एनेस्थीसिया 35 या लेस देन 35 पे रखा गया था। ठीक है, तो एक उस तरह से भी है। बाकी डेफिनेटली इनमें बहुत ज्यादा उन्होंने कहा कि जो दूसरे फैक्टर्स हैं कि हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया और ये चीजें तो जो है ना वो यहाँ जैसे हम बताए ना कि यूज ऑफ नाइट्रस, केटामीन, ठीक है, एट्रोपिन, इनसे डिलीरियम होता है। मगर ये कि इनमें बहुत ज्यादा जो है ना डीप एनेस्थीसिया भी नहीं रखती, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव से डिलीरियम जो है ना वो भी इंक्रीज हो जाता है। ये जस्ट मैं जस्ट फॉर नॉलेज जो है ना शेयर किया। ठीक है, और इनमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और क्या होंगी इसके अलावा कोई चीज है? और इनमें सर ये भी है कि जो है ना जो वेन्स हैं, सेरेब्रल वेन्स होते हैं, बड़ी फ्रीजाइल होती हैं, तो इसमें इनकी ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, और ब्लड प्रेशर की फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे सब रेकनाइट हेमरेज के चांसेस जो है ना वो ज्यादा होते हैं, तो इस लिहाज से भी आना चाहिए। ठीक है, आपने हाइपोथर्मिक हो सकते हैं, आपने हाइपोथर्मिया अवॉइड करना है, आपने फ्लूइड बैलेंस इनका रखना है, इनको आपने जो है वो केयरफुल पोजीशनिंग करनी है,
क्योंकि इनके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से इवन जॉइंट की डिसलोकेशन हो सकती है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। और अब फार्माकोलॉजिकल कौन बताएगा, आप ही बता दो, फार्माकोलॉजिकल क्या इफेक्ट्स होते हैं? सर मैं बताऊं? जी जी बताएं। सर फार्मा में हम ये बता सकते हैं कि जैसे ड्रग्स होती हैं लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, तो उसमें एल्डरली पेशेंट्स में वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज होता है, इसकी वजह से प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज और एलिमिनेशन हाफ लाइफ इंक्रीज होती है। और थोड़ा सा ऊंचा सर बोले लिपिड सॉल्युबल ड्रग, जी, थोड़ा सा ऊंचा सर बोले। सर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज होता है, यानी टोटल बॉडी वाटर से कम देंगे तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और उसकी जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स अगर हैं तो उसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा, मतलब फैट सॉल्युबल ड्रग, तो उसकी वजह से प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसके ऑपोजिटली डिक्रीज हो जाएगी और फिर एलिमिनेशन हाफ लाइफ डिक्रीज हो जाएगी। नहीं, एक सेकंड और सर इसी तरह नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो। जो जिसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिस चीज का ज्यादा हो जाएगा तो वो चीज देर से नहीं एलिमिनेट होनी चाहिए। देखिए वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशन, कंसंट्रेशन उसकी डिक्रीज होगी ना। नहीं नहीं नहीं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज समथिंग एल्स। जी। उसका क्लिनिकल इफेक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो मुझे बताएं कि फेंटानिल और मॉर्फिन में मॉर्फिन का इफेक्ट देर तक क्यों रहता है और फेंटानिल का इफेक्ट जल्दी क्यों खत्म हो जाता है? वेपर सॉल्युबिलिटी पे है ना सर, उसमें वो डॉक्टर साहब की बात ठीक है, क्लास जो उनके कंसेप्ट है ना वो यही बताना चाहती है कि क्लिनिकल इफेक्ट यानी कि प्लाज्मा में वो ड्रग मिनिमम टाइम लेगी क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दूसरे कंपार्टमेंट्स में, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है, प्लाज्मा से जल्दी निकल जाएगी। उसकी कह सकते हैं कि एलिमिनेशन और चीज है, क्लिनिकल इफेक्ट और चीज है, ठीक है, या क्लियरेंस जो है ना और चीज है। मैं वही मैं बता रहा हूँ ना कि वही मैं हाँ। उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो एक चीज है ना, अगर वो सर्कुलेशन से निकल गई है ना, थायोपेंटोन है जैसे, थायोपेंटोन रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो सर्कुलेशन से चला जाता है, क्लिनिकल इफेक्ट खत्म हो जाता है। फेंटानिल इस क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल है, वो क्लिनिकल इफेक्ट खत्म हो जाएगा, निकलेगी वो आराम से, ठीक है। मॉर्फिन लेस लिपिड सॉल्युबल है, सर्कुलेशन में ज्यादा रहेगी, इफेक्ट ज्यादा रहेगा, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन ज्यादा करेगी, ठीक है। और उसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स भी होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है वो भी एक्टिव मेटाबोलाइट्स हो रहे होते हैं, तो इस वजह से उसका क्लिनिकल इफेक्ट ज्यादा देर तक रहता है। फेंटानिल जो है अगर आप आईसीयू के अंदर यूज करें लंबे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तो उसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एक वक्त आएगा कि जब वो पूरी बॉडी फेंटानिल से भर जाएगी, तो उस वक्त फिर फेंटानिल का इफेक्ट प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि एक होता है क्लिनिकल इफेक्ट और एक होता है एलिमिनेशन हाफ लाइफ, ठीक है। इसी में ही एक और टर्मिनोलॉजी होती है कॉन्टेक्ट सेंसिटिव हाफ लाइफ। वो क्या चीज होती है, ये नाम सुना है आपने? कॉन्टेक्ट सेंसिटिव हाफ लाइफ जो है, कॉन्टेक्ट सेंसिटिव हाफ लाइफ किस मेडिसिन की सबसे कम होती है जो एनेस्थीसिया में यूज की जाती है? कॉन्टेक्ट सेंसिटिव हाफ लाइफ सबसे कम जो है ना वो रेमीफेंटानिल की, ठीक है। तो रेमीफेंटानिल का इसीलिए कि इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपने कोई दवाई इन्फ्यूजन में दी है तो जब आपने इन्फ्यूजन बंद की तो कितनी जल्दी किसी दवाई का क्लिनिकल इफेक्ट खत्म होगा, दैट इज कॉन्टेक्ट सेंसिटिव हाफ लाइफ। तो कॉन्टेक्ट सेंसिटिव हाफ लाइफ ऑफ रेमीफेंटानिल इज इवन 3 to 5 मिनट्स। तो इसलिए जब भी आपने रेमीफेंटानिल यूज करनी है तो रेमीफेंटानिल के साथ एक इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं हाइपर एल्जीजिया। तो होता यह है कि क्योंकि इसका इफेक्ट फौरन खत्म हो जाता है, इसलिए इससे बंद करने से 5-10 मिनट पहले आपने अकॉर्डिंगली आपने या तो उसको मॉर्फिन देना होता है या फेंटानिल देना होता है, ताकि उसके इफेक्ट खत्म होने से पहले दूसरा ऑल्टरनेटिव आप एनाल्जेसिया दे, वरना इसका इफेक्ट फौरन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो जितनी है दवाइयाँ प्रोपोफोल है या फेंटानिल है उनका भी रिलेटिवली कम होता है, लेकिन सबसे कम जो लीस्ट है वो रेमीफेंटानिल का है, ठीक है। और इसका सॉरी प्रोपोफोल भी इसी में होगा?
प्रोपोफोल का भी कम होता है, लेकिन प्रोपोफोल का ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है कि कितने ड्यूरेशन, बाकी जितनी भी दवाइयां हैं ना उनको ड्यूरेशन पे भी, रेमिफेंटेनिल क्योंकि ब्लड में मेटाबोलाइज होती है इसलिए रेमिफेंटेनिल के ड्यूरेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अच्छा, जो बाकी और क्या इफेक्ट होते हैं, इंडक्शन डोजेस पे क्या इफेक्ट होगा एल्डरली में? जी जाहिद। हाँ सर, इंडक्शन डोजेज रिड्यूस मतलब हम देंगे टाइट्रेट करके। अच्छा, इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है आर्म जी। ब्रेन सर्कुलेशन टाइम, जी। तो वो सबसे कम किसका होता है, किस दवाई का वैसे सबसे कम होता है? ब्रेन सर्कुलेशन प्रोपोफॉल का कम होता है। सबसे कम जो है ना वो थायोपेंटोन है, इसलिए थायोपेंटोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रैपिड सीक्वेंस रिडक्शन। सही। ठीक है। तो ये कम हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है जो आपकी जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है उस पे क्या इफेक्ट होता है? प्रोटीन बाइंडिंग कम हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद हेपेटिक क्लियरेंस भी कम हो जाएगी। हाँ जी सर, और जो रीनल क्लियरेंस है वो भी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। जीएफआर और रीनल ब्लड फ्लो ये सारे कम हो जाते हैं एल्डरली में। हाँ जी। तो बॉडी फैट कम होती है या ज्यादा होती है? बॉडी फैट सर कम हो जाएगी एल्डरली में। फैट का ज्यादा इफेक्ट होता है या मसल्स पे ज्यादा इफेक्ट होता इसका जो हमारे ड्रग्स है एनेस्थेटिक। है? नहीं नहीं, मतलब बॉडी में फैट पे जी ज्यादा जी, इफेक्ट होता है या मसल मैस ज्यादा कम होता है? मसल मास कम होता है सर। मसल मैस ज्यादा कम होता है, फैट पे उतना ज्यादा नहीं इफेक्ट होता। वो मसल सही मैस कम होने की वजह से प्रॉब्लम होती है ज्यादा। सही सर। ठीक है। अच्छा, रीनल का हो गया, और इसके अलावा और क्या है? फॉल हो सकते हैं, बैलेंस की प्रॉब्लम है। ये मैंने एक ना डॉक्यूमेंट शेयर किया है, ये आप लोग देख लें। माइंड मैप्स असल में आप लोग देखते नहीं है, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो ये एल्डरली का माइंड मैप खोल लें और उसके अंदर आपको रिवाइज करने का बहुत अच्छा उसमें होगा। ठीक है। और एल्डरली पेशेंट में और एनेस्थेटिक कंसिडरेशंस कोई? सर मसल रिलैक्सेंट जो होते हैं उसके रिस्पॉन्स में उनका ऑनसेट या उसमें चेंज आता है? पहले आप बताएं फिर मैं आपको करेक्ट करता हूँ। पहले आप अपना कॉन्सेप्ट बताइए। सर मेरा ख्याल है सेम रिस्पॉन्स रहेगा देखिए, या प्रोटीन बाइंडिंग पे क्या इफेक्ट होता है? सर ये एसिडिक ड्रग्स को बाइंड करती है ना, एल्बुमिन कम होता है। प्लाज्मा की अनबाउंड ड्रग्स जो होती हैं उस पे मतलब वो जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें लेस अवेलेबिलिटी होगी तो एक्सक्रीट हो जाएगी। सर ये है सर, इतना देखिए क्लियर नहीं हो मेटाबॉलिज्म पाया जब मुझे तो। देखिए मेरी बात सुने, एक जनरल रूल याद रखें कि जो दवाई, जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो दवाई का इफेक्ट भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। और जितनी ओके। प्रोटीन बाइंडिंग कम होगी उतनी फ्री ड्रग ज्यादा होगी। जब फ्री ड्रग ज्यादा होगी, बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी। ठीक है। तो उससे उसका इफेक्ट भी ज्यादा आएगा, तो आपको डोज भी कम देनी पड़ेगी। सर तो जैसे ओपियाइड्स हैं, बेंजोडाइजेपिन्स हैं, बार्बिटरेट, इन सब के लिए देखिए, इसके लिए ना ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक इसलिए है कि इसके अंदर हर चीज का डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स आता है। कुछ एल्ब्यूमिन से ज्यादा बाउंड होती हैं, कुछ ग्लोबुलिन से ज्यादा बाउंड होती हैं। मुझे इतनी इतनी मेरी नॉलेज, यहाँ पे आके मेरा फुल स्टॉप लग गया। ठीक है ना, जितना मुझे सर तो यही तो एमसीक्यूज में आ जाती है ना, फिर उसमें कंफ्यूजन हो एमसीक्यू जाता है। नहीं नहीं, एमसीक्यू आप जनरल कॉन्सेप्ट याद रखें ना। आप जनरल कॉन्सेप्ट याद ठीक रखें है। कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम होती है। जब प्लाज्मा प्रोटीन कम होगी तो प्रोटीन फ्री ड्रग ज्यादा होगी। ठीक है। जब फ्री ड्रग ज्यादा होगी तो उसकी डोज की जो है वो मेटाबॉलिज्म। नहीं, जब फ्री ड्रग ज्यादा होगी तो इफेक्ट ज्यादा होगा। जमील इसमें ऐड कर दो प्लीज। जी सर, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। जो है ना डेफिनेटली जो है ना टोटल प्रोटीन जो एल्बुमिन है और अल्फा ग्लाइको क्या कहते हैं उसको, दूसरी प्रोटीन है जो जो बेसिक ड्रग्स को जो ना करती है, ये एल्बुमिन एसिड को करती है, बहुत जो है ना वो डिक्रीज होती हैं। उसकी डेफिनेटली जो है ना लिवर फंक्शन में प्रोडक्शन कम होती है और फ्री ड्रग जो ज्यादा अवेलेबल होती है। और इससे डायरेक्ट इफेक्ट ये होगा कि आंसर भी बढ़ सकता है इससे। ठीक है, जब फ्री ड्रग उसके और उसके
जो साइड इफेक्ट हैं वो भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन उनकी ज्यादा होगी तो। और दूसरी चीज है कि जो मसल रिलैक्सेंट कह रहे हैं, अगर तो हम जो है ना वो उनको बॉडी वेट के मुताबिक देते हैं टोटल बॉडी वेट में, तो उसका अलग जो इफेक्ट है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो मस्कुलर बल्क है, जो मैस, वो कम हो जाता है, उससे भी उसकी ड्यूरेशन होती है। दूसरा जो है ना वो मेटाबॉलिज्म जो है, और वो भी लिवर फंक्शन जो है ना वो भी थोड़े से जो है ना कॉम्प्रोमाइज होते हैं, तो इस वजह से ड्रग मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाती है जो लीवर में होती है। जो रीनल से निकलती है ड्रग्स, उसमें भी हमें पता है कि एज से रिलेटेड जीएफआर कम होता है, तो ड्रग की क्लियरेंस जो है ना वो स्लो हो जाती है, तो उससे भी लंग जो है ना वो ड्रग का जो इफेक्ट है वो प्रोलॉन्ग होता है। अब आप देखें ना, इसीलिए डॉक्टर शाइस्ता मुझे ये बताइए कि जो जैसे आपका एट्राक्यूरियम है वो या सिस एट्राक्यूरियम है, उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है ज्यादा? सर हॉफमैन मतलब ब्लड में होता है ना, वो लिवर और हम्म। रीनल पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, तो नहीं उनका होता। उनका जी। इफेक्ट उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि हम्म। जो वो दवाई के जो जैसे रॉकरोनियम है या पैनक्रोनियम है, जो लिवर के मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पे होती है, तो जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो उसका इफेक्ट ज्यादा देर तक होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मैं बता रहा हूँ ना, ये इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट रखें, बारीकियों में जाएंगी तो वो आप कंफ्यूज होती जाएंगी। मैंने मैंने ओके। मेरी आदत है, मैं एक रियलिस्टिक बनता हूँ, जितना मुझे याद रह सकता है उससे ज्यादा मैं कोशिश नहीं करता, क्योंकि फायदा तो कोई है नहीं, याद तो रहना नहीं। तो जब इतनी चीजें याद नहीं रहनी, सर इतनी ज्यादा चीजें पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आप बेसिक कॉन्सेप्ट सही रखें। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया ना, देखिए कोई भी दवाई है ना, उसने अच्छा, जस्ट एक फार्माकोलॉजी की बात कर लें कि कोई भी दवाई कि जिसका फर्स्ट पास जब ओरल दवाई दी जाती है, तो उसके अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि जो पोर्टल सर्कुलेशन से जब वो दवाई लंग्स उसमें लिवर में पहुंचती है, तो वो दवाई के जो वो दवाई के जो ज्यादा मेटाबॉलिज्म जो हो जाएगी, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। एम राइट? ठीक है, तो अच्छा एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि अगर कोई दवाई जिसको जो टेम्परेचर सेंसिटिव हो, ठीक है, या जो बॉडी की पीएच के ऊपर ही वो तबाही मचानी शुरू कर दे, खुद ही तबाह होना शुरू हो जाए, तो उसका भी इफेक्ट जो है वो बायोअवेलेबिलिटी कह लें आप, या उसका क्लिनिकल इफेक्ट शॉर्टन हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसलिए नोट करेंगे, आप कई दफा एक क्लिनिकली बहुत जो है वो क्या उसको कहते हैं, अनस्टेबल पेशेंट में भी अगर आप दे रहे होते हैं ना एट्राक्यूरियम, तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी खत्म हो रहा होता है। नोट किया आपने इस बात को? जी सर। ऐसा क्यों हो रहा होता है? इसकी दो वजूहत होती हैं। एक तो बात यह है कि उस पेशेंट में हम बाकी एनेस्थीसिया कम दे रहे होते हैं, तो एक तो बात यह है कि ये जो इनहेलेशनल एजेंट्स होते हैं, इनका ऑगमेंटेशन इफेक्ट होता है, वो ऑगमेंट करते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग्स को। तो आप अगर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के साथ आप इनहेलेशनल एजेंट को तजुर्बा करके देख ले कि अगर आप इनहेलेशनल एजेंट्स कम देंगे तो मसल रिलैक्सेंट आपको ज्यादा देना पड़ेगा, और अगर आप इनहेलेशनल एजेंट ज्यादा दे रहे हैं तो आपको न्यूरोमस्कुलर एजेंट कम देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाते हैं। ये मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाता है, दूसरा पहले के नहीं इफेक्ट को बढ़ाता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर से इनहेलेशनल इफेक्ट एनेस्थीसिया पे इतना उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिकली इनहेलेशनल एजेंट्स जो हैं वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग इफेक्ट को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सही रखें और बाकी जो बारीकियों में ना पढ़ें, क्योंकि बारीकियों में आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए उतना याद करें जितना आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सम वर्ड्स अबाउट प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। एल्डरली पेशेंट में प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में जनरली क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है? जी जाहिद। जी सर। एल्डरली पेशेंट में प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सर इसमें हिस्ट्री में हम मतलब सबसे पहले तो कोमोर्स मान लो पूछते हैं पेशेंट के डेमोग्राफिक्स, और उसके बाद जो पेशेंट की मतलब कोमोर्स क्या है, कौन सी मेडिकेशन वो लेता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, और उसकी कोई मतलब एलर्जी या सोशल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, और
कोई पेसमेकर या पेशेंट को लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, और डिहाइड्रेशन। देखिए मैं आपको Immobility एक सारी- बात बताता हूँ, आप 1 मिनट के लिए जरा से इस क्वेश्चन को रैशनल होके देखें। इसमें इतनी लंबी बातों की जरूरत ही नहीं है। जो नॉर्मल प्री ऑपरेटिव असेसमेंट है वही सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। सिर्फ आपने इसमें ये बोलना है कि इसके अंदर आप यू विल बी एंटिसिपेटिंग physiological, pharmacological, anatomical differences, okay, and more chances of having hypertension, diabetes mellitus, or any neurological or cardiovascular problem. ठीक है, तो आपका अप्रोच उसी तरह होगी कि आप हिस्ट्री में इन चीजों को आप फोकस करेंगे, ठीक है, और उस हिसाब से आप उसकी, अगर आप जैसे रीनल फंक्शन टेस्ट इनमें आप करवाएंगे, अगर वो पेशेंट जो कोमॉर्बिडिटीज के साथ जो होगा उनके अंदर, फिर आप उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री आप उसकी जो है वो वारंट करेंगी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। मतलब आपका ये कोई स्पेसिफिक इसका क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने क्योंकि आपसे इस तरह से पूछा कि आप परेशान हो गए कि कोई स्पेसिफिक इसकी बात क्या है, वही जनरल बातें हैं, लेकिन आप ये जुमले को ये इस तरह बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल कंसिडरेशंस and the chances of having comorbidities like hypertension, diabetes mellitus, ischemic heart disease, neurological problems, we will be investigating according to the clinical scenario, ठीक है। अगर उसमें हाइपरटेंशन है तो आपको इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं, ब्रेडी एरिथमियाज हो सकते हैं, एको करवाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर उसको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई न्यूरोलॉजिकल वीकनेस है, तो आपको कैरोटिड हो सकता है, कैरोटिड डॉपलर करवाने की जरूरत पड़े या उसका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना पड़े, ठीक है। अगर उसको जो है वो कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है बिकॉज ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स या बिकॉज ऑफ एनी मेडिकेशन पेशेंट इज टेकिंग, तो जो डायूरेटिक्स पे पेशेंट होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है ना, उनको हाइपोकैलेमिया भी हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है, तो हाइपोनेट्रीमिया की वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी। तो अगर ऐसा पेशेंट है जो जिसकी हाइपरटेंशन है, तो उसके अंदर तो बेसिकली आपने स्टार्टिंग जुमले में नहीं कहानी शुरू कर देनी, स्टार्टिंग जुमले में आपने यही जुमले को याद कर ले, ये चाहे जिस मर्जी सिनेरियो में आप होंगे, ये जुमला आपका एक डिफॉल्ट जुमला है, ये आप इस जुमले को याद कर लें, ठीक है। इस जुमले को याद करने का आपको फायदा ये होगा कि वहां पर आप एग्जामिनर के अगले फेस रीडिंग के हिसाब से वो जो आपसे पूछना चाह रहा है ना, उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर ओल्ड एज का, हमारा 70 साल का बाबा इमरान खान है ना, वो लगता है 70 साल का है, तो जरूरी नहीं है कि 68 ईयर्स का बंदा है तो वो लाठी पकड़ के ही कुबड़ा होके चल रहा है। It is not mandatory that every old age patient has definitely some comorbidities. समझ आई? हमारे सियासतदानों को देखें ना, 80 साल का कायम अली शाह को देखें, कहीं से लगता है बीमार? आगे समझ बात। तो आप लोगों ने तो हर अच्छा, और एक और इंटरेस्टिंग बात, 55 ईयर ओल्ड में ओल्ड एज शुरू हो जाता है। ये हमारे मुल्क के अंदर तो शायद 50 साल का बंदा भी ओल्ड एज शुरू हो जाए, लेकिन क्लिनिकल डेफिनेशन के हिसाब से 80 साल का बंदा है या 70 प्लस का जो बंदा है वो उसको ओल्ड एज कहा जाता है। सही। 50 to 60 को मिडिल एज कहा जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है इतनी, तो हमने 50 साल के बंदे को भी बूढ़ा कर दिए, ठीक है जी जी। तो ये चीज है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा जो सिनेरियो था ना, इसके अंदर आप ये हमारे जो सिनेरियो के हिसाब से अगर हम देखें ना कि ये ओल्ड एज में जो इलेक्टिव सर्जरी होगी तो आप सारी इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाएंगे, एवैल्यूएशन करेंगे। यहाँ पर अब जो सिनेरियो जो था हमारा, वो फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर था, ठीक है। तो जो फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर है उसमें क्योंकि बेसिकली दिस इज सॉर्ट ऑफ अर्जेंट सर्जरी, यू कैन नॉट डिले इट, एम आई राइट? कैन यू डिले इट? जी जी। नो सर, आप नहीं डिले कर सकते, ठीक है। नहीं कर सकते, बिल्कुल। करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? What are the problems associated with delaying this surgery? सर इसमें इमोबिलाइजेशन होगी जिससे आपका डीवीटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक बात हो गई, और इसमें मतलब प्रेशर सोर बन सकते हैं, पेशेंट को इन्फेक्शन की तरफ जा सकता है। एक बात हो गई, कंसील्ड हेमरेज की तरफ पेशेंट जा सकता है, जिससे एनीमिया पेशेंट को डेवलप होगा और डिहाइड्रेशन होगी। और जब तक आप फ्रैक्चर को इमोबिलाइज नहीं करेंगे तब तक पेशेंट को सीवियर पेन होगी, फैट एम्बोलिज्म के चांसेस होंगे, ठीक है। सही।
और पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस होगी, बेड रिडन पेशेंट में एटिलेक्टेसिस होगा, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपने उसमें जो है वो इसमें आपने जितना आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जितना उसका रिस्क स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं, आप वो करके आप उसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सही। क्योंकि आपने कहा कि जी हम एको करवाएंगे, एको से क्या पता चलेगा आपको, बट फाइंडिंग्स विल यू सी कि जिसकी वजह से इसके अंदर तब्दीली आ जाएगी। हाँ सर सही बात है। तो बेसिकली इसमें जी जी उन्होंने गाइडलाइंस बनाई है, वो मैं उसका सिर्फ वर्ड पढ़ रहा हूँ कि क्या नाम है उसका, एको की वाली आप डिले नहीं करेंगे, ठीक है, और माइनर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पे भी आप डिले नहीं करेंगे, ठीक है। आप अगर मिसाल के तौर पे उसकी हीमोग्लोबिन कम है तो आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, आप उसको प्री ऑपरेटिव भी कर सकते हैं और आप उसको इंट्रा ऑपरेटिव भी कर सकते हैं। अगर उसका कोई बहुत सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो तब आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है सोडियम लेस देन 120 या मोर देन 150, पोटेशियम लेस देन 2.8 या मोर देन 6, ठीक है। और अगर उसको कोई सीवियर एरिथमियाज है, उसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है या उसको बहुत फास्ट एफिब हो रही है, अनस्टेबल हो रहा है, उसके अंदर तो आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल नॉट डिले इट, ठीक है। अच्छा, अगला इसमें आपका डिस्कशन होगी कि यू हैव टू डिसाइड अबाउट जीए वर्सेस रीजनल एनेस्थीसिया। तो आप इसमें क्या चूज करेंगे, जीए देंगे या रीजनल देंगे, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद बोथ ऑफ देम। सर इसमें डिस्कशन विद द सर्जन या वो पहले हो गया। वेरी गुड। उसमें डिस्कशन विद द सर्जन से डिस्कशन में इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या होंगी। सर्जन से डिस्कशन में इंपॉर्टेंट बातें ये होगी कि मतलब एक तो ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी हम पूछेंगे और उसमें और पोजीशनिंग ऑफ द सर्जरी हम पूछेंगे किस पोजीशन में, और उसके बाद ये पूछेंगे कि मतलब प्रोसीजर मतलब फ्रैक्चर कौन सी टाइप का है, एक सेकंड, फ्रैक्चर कौन सी टाइप का है, फ्रैक्चर कौन सी टाइप, ठीक है, सबट्रोकेटर और ये सारे जो होते हैं इंट्राट्रोकेटर। हाँ जी, आपको फ्रैक्चर की टाइप का पता होना चाहिए, और ये कि वो कौन सा मतलब प्रोसीजर करना चाह रहे हैं। मतलब बेसिकली आप सर्जन के साथ आपने डिस्कस करके आपने उससे पूछा कि भाई उसका क्या प्लान है और हाउ मच टाइम यू कैन बाय, ये सारों के लिए है, ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए भी है, ये सारों के लिए यही है कि हाउ मच टाइम यू कैन बाय, ठीक है। और उसके अंदर एक और चीज क्या होगी कि उसने अगर उसने मिसाल के तौर पे ऑस्टिन मूर करना है, उसने क्योंकि एवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है ना, जी जी, तो उसके अंदर अगर उसने बोन सीमेंट यूज करना है या नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल। और फिर उसके बाद आपने ये चीजें हो गई, उसके बाद एक चीज ये कि पोजीशनिंग, तो पोजीशनिंग के लिए आपको उसके अंदर आप जो है वो सिडेशन भी दे सकते हैं, केटामीन मिडाजोलैम, या आप उसको नर्व ब्लॉक भी लगा सकते हैं, ठीक है। सही। तो इसमें आप उसको फेमरल नर्व ब्लॉक लगा सकते हैं, और एक किसी ने बताया था पैंग ब्लॉक, एक मिनट, पैंग ब्लॉक क्या चीज होती है, सर पेरिकैप्सुलर, हाँ मुझे तो नाम पता है थोड़ा सा, पेरिकैप्सुलर नर्व ग्रुप ब्लॉक कुछ है ये। हाँ जी, ये है पेरिकैप्सुलर नर्व ब्लॉक, इसके अंदर deposition of local anesthetic in musculofacial plane between psoas muscle and superior pubic ramus. ये it's something new, I have not read about it, मगर आप लोग ये याद कर लें, MCQ में नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, इतनी एडवांस चीजें नहीं, लेकिन आप लोगों से वाइवे में पूछ सकते हैं, तो सिर्फ इसके नाम तक कर लें कि ये होता है, या अगर टाइम है तो आप इसकी वीडियो देख लें, ठीक है। यूजुअली वरना फेमरल नर्व ब्लॉक आप उसको लगा के, और उसमें आप यही कहेंगे, साथ देखिए हर बात को करने से पहले आपने ये कहा कि आपने उसकी जो क्लिनिकल इवैल्यूएशन की उसमें कोई रीजनल एनेस्थीसिया की कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो यू विल गो फॉर रीजनल एनेस्थीसिया, ओके, बिकॉज दिस पेशेंट इज हाई रिस्क फॉर एम्बोलिज्म। तो अगर आप एपिड्यूरल लगाएंगे तो ये दिस विल बी अ कंसिडरेशन दैट एपिड्यूरल के साथ अगर आप उसको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का प्रोफाइलेक्सिस देंगे तो इट्स नॉट 100% सेफ, तो यू हैव टू डिसाइड रिस्क वर्सेस बेनिफिट, ओके। अगर आप जीए देंगे तो जीए के साथ भी आप उसको एपिड्यूरल कह सकते हैं कि भाई उसको पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए आप उसको देंगे, ठीक है।
तो एक्चुअली ये इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। आप अब कल कोई जवाब दे रहा था कि बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर ये है, तो बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है इसके अंदर। आपको रिस्क वर्सेस बेनिफिट ये जुमला याद कर लें, अप्रोच शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड रादर देन जनरलाइज्ड, ठीक है। तो ये होगी। और एमसीक्यू के अंदर देखें, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो पोजीशनिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसके अंदर बोन सीमेंट सिंड्रोम के ऊपर कहा सकता है कि बोन सीमेंट सिंड्रोम क्या होता है, बोन सीमेंट सिंड्रोम को कैसे मैनेज करते हैं, बोन सीमेंट सिंड्रोम की रीजन क्या होती है, उसके अंदर वो पॉलीमिथाइल मीथाक्राइलेट होता है, ठीक है, और बेसिकली वो इंट्रामेडुलरी प्रेशर बढ़ता है उसकी वजह से, या एम्बोलिक फिनोमेना भी हो सकता है, ठीक है, और सडन हाइपर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज भी होता है। तो उसकी बेसिकली आपने उसका प्रिवेंट कैसे करना है कि आपने उससे पहले आपने सर्जन के साथ क्लोज कम्युनिकेशन रखनी है, और आपने पहले से उसका हाइपोवोलीमिया को करेक्ट करना है, उसके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है, ताकि जब वो बोन सीमेंट को इंट्रोड्यूस करें और उस टाइम पे जब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो और एम्बुलिक फिनोमेना अगर हो तो आपका पहले से वाइटल्स ना डाउन हुए, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी इसके अंदर चीज ये है कि एट रिस्क पेशेंट को आप ज्यादा उसमें केयरफुल रहेंगे, इंट्राआर्टेरियल ब्लड प्रेशर आप मॉनिटर करेंगे, ठीक है, और एक ये कि आप सर्जन से ये डिस्कस कर सकते हैं कि इज इट पॉसिबल टू यूज सीमेंटलेस प्रोस्थेसिस, एक बात। दूसरी चीज ये कि उससे कहें कि वो रिट्रोग्रेड करे, दूसरी एक एक डिस्टल उसमें शंट कर सकते हैं सर्जन कि जिसकी वजह से इंट्रामेडुलरी प्रेशर इतना ज्यादा ना बढ़े। ये 3-4 बातें हैं जो आपसे वो बोन सीमेंट के बारे में पूछेंगे। अगर हो गया है वही माय अप्रोच विल बी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, resuscitation, management and evaluation will go side by side, call for help, immediately जो है वो आपने 100% ऑक्सीजन दी, उसको फ्लूइड दिया, उसको आपने वेजोप्रेसर आइनोटोप स्टार्ट की, ठीक है। तो ये इसका है। आपसे फैट एम्बोलिज्म अगर हो गया है तो फैट एम्बोलिज्म के लिए भी बिल्कुल 100% यही अप्रोच है, यही आंसर है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, एमसीक्यू के अंदर जो आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल यू डू फर्स्ट, ठीक है। अभी किसी ने मुझसे एक एमसीक्यू पूछा हुआ था कि भाई जो है वो क्या उसको कहते हैं, आपने एक पेशेंट को बायर ब्लॉक लगाया है और बायर ब्लॉक लगाने के बाद जब उसका टॉर्निकेट खोला है तो फौरन उसको जो है ना फिट्स पड़ गए, ठीक है, उसको लोकल एनेस्थीसिया सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी हो गई है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो अब चक्कर ये है कि वो सिनेरियो पे डिपेंड करेगा। अगर उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो सबसे पहले आपका अप्रोच एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन ही है, चाहे वो लिपिड भी है, इंट्रालिपिड है भी। लेकिन अगर उन्होंने आपको सिनेरियो दिया कि अभी लोकल एनेस्थीसिया सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के साइंस आने शुरू है न्यूरोलॉजिकल, या उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट जो है ना वो इंट्रालिपिड होगी, लेकिन इनिशियल मैनेजमेंट वो सीपीआर होगा। तो आपने उस सिनेरियो को ध्यान से पढ़ना है and you will be getting the answer from the scenario। ये सबसे पहले आपने क्या करना है। ठीक है, समझ आ गई बात? जी सर। तो नादिर साहब आप आज छलांगे लगा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, आन जान लगे हो तुसी। सर सॉरी, एक केस था वो अंडर करने लग गया था इसलिए थोड़ा वो। एनीवेज आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और इसका बारे में कोई सवाल प्लीज, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है वाइवे के अंदर, डिफरेंट तरीके से ये पूछा जा सकता है। लेकिन फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर इन एल्डरली पेशेंट, तो आपसे वो एल्डरली की पूरी फिजियोलॉजी पूछ लेंगे, ठीक है। एल्डरली से रिलेटेड आपको वो डिपेंड करता है कि वो आपको सीओपीडी की तरफ ले जाएं या आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की तरफ ले जाएं या न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की तरफ ले जाएं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस कर लिया है वो आप लोग सुन लें, पढ़ लें। एमसीक्यू के अंदर भी ये जरूर क्वेश्चन आते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि एल्डरली के बगैर आपका कोई एग्जाम सिनेरियो हो जाए, तो उसके अंदर आपको एक एक डिटेल आपको डिटेल से पता होनी चाहिए। ये क्योंकि इतनी अट्रैक्टिव चीज नहीं लगती, आप लोगों को बड़े बड़े सफ़े और बड़ी बड़ी चीजें लगता है, पढ़ने को दिल करता है। लेकिन एल्डरली, प्रेग्नेंट, पीडियाट्रिक, इसका जो जर्नल है ना आंसर, वो आप याद कर लें, बेशक लिख के याद कर लें। और टारगेट एमसीक्यू वाइवे वालों के लिए ये है कि उनका आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल कंसिडरेशन के बाद का जुमला बोल के जो अगला जुमला बोलना है ना, वो आप 30 सेकंड के अंदर घोटा बनाएं।
कोई खमीरा गाँव जबान अम्बरी जवाहिर वाला की तरह का कोई घोटा बनाए कि 30 सेकंड्स में आप सारी बातों को बोल दें। कोई ऐसा जुमला बनाना है कि जिसके अंदर आपके तमाम इफेक्ट्स को आप बयान कर दें, ताकि अगर वो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे एल्डरली फिजियोलॉजी के ऊपर वाइवा हो, नहीं होगा, वो आपको 2-2 3-3 बातें बतानी होंगी। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस ऐसी होगी कि आपने दरिया को कूजे में बंद करना, आपको समझ आ गई ये बात, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको आपका वाइवे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एमसीक्यू के अंदर क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है, डायस्टोलिक प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है, मीन आर्टीरियल प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है, क्लोजिंग कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट होता है, एफआरसी पे क्या इफेक्ट होता है, टोटल लंग कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो उसमें आपको एमसीक्यू में आपको यू हैव टू बी मोर मेटिकुलस, ठीक है, एज कंपेयर टू वाइवा। वाइवा में तो आपको सिर्फ एक तरतीब से आपने प्रेजेंटेशन दे दी, आपको बता दें कि जी पोजीशनिंग की प्रॉब्लम होगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला है, उसको आईवी लाइन में प्रॉब्लम होगी, कॉग्निटिव डिसफंक्शन होगा, हिस्ट्री लेने में भी प्रॉब्लम होगी, हियरिंग प्रॉब्लम होगी, विजुअल प्रॉब्लम होगी, पोस्ट ऑपरेटिव कॉग्निटिव डिसफंक्शन होने के ज्यादा चांसेस होंगे, कोमॉर्बिडिटीज होने के ज्यादा चांसेस होंगे। आप एयरवे मैनेज करेंगे तो उसमें वेंटिलेशन करने में प्रॉब्लम होगी ईडेंचुलस होने की वजह से, मैनिपुलेशन करेंगे तो सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ट्यूब डालेंगे, एयरवे प्रेशर ज्यादा लिमिट करने पड़ेंगे क्योंकि लंग कंप्लायंस कम है, बैरोट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी कॉमन बातें हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए और इनको किस तरह से आपने तरतीब से बोलना है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन और है तो करें, नहीं तो फिर हम खत्म करें, ठीक है सर। जी जी। जो डेली पेशेंट्स होते हैं ये यूजुअली डिहाइड्रेटेड होते हैं, मतलब और जैसे कि अगर आए हैं तो उसमें हम कुछ अगर उसको मतलब उसकी फ्लूइड मेंटेनेंस के लिए कुछ डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल हेल्दी एडल्ट? देखिए, इसका भी आंसर आप खुद सोच के बताएंगी मुझे ये बताइए कि जनरली ये एक आपने ये लफ्ज ज़हन में रखें कि हो सकते हैं और होते हैं में फर्क होता है, ठीक है। तो आपने हो सकता वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट बेहतर लफ्ज है ना कि होते हैं, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि अगर इन पेशेंट्स के अंदर जनरली क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इनके अंदर डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, राइट। तो जब डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा तो आप समझ लें कि एक कंप्लायंट है चीज, ठीक है। कोई ये जो ये बात है, ये एक जर्नल बात है। ये जनरल बात इस तरह से है कि ये किसी भी चीज के लिए ये रूल वैलिड है, किसी भी चीज के लिए रूल वैलिड है कि कोई भी चीज अगर लेस कंप्लायंट हो जाएगी तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं करेगी जिस तरीके से एक नॉर्मल, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे नॉर्मल पेशेंट में अगर आप 2 लीटर भी फ्लूइड दे देंगे तो उसकी बॉडी, उसका हार्ट, सब चीज कंप्लायंट होगा और उसको कर लेगा। यहाँ पर क्या है, अगर आपने ज्यादा उसको फ्लूइड दिया तो उसके अंदर डायस्टोलिक डिसफंक्शन है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, तो वो उसको रिसीव नहीं कर सकता। मेहमान आ गए हैं आपके घर में, इतनी जगह नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे ना, 1-2 लोगों को बाहर फेंकना पड़ेगा। तो ये होगा कि पल्मोनरी एडिमा में जा सकता है पेशेंट, ठीक है। तो आप उसको जुडिशियस फ्लूइड दे दें, आप उसको क्रिस्टलाइड की जगह आप उसको कोलाइड दे दें, ताकि वो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम भी उसका रिप्लेनिश हो जाए, ठीक है, और उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन भी ना हो। तो ये उसका आंसर है। जुडिशियस फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, इंट्रा आर्टीरियल मॉनिटरिंग कर लें, सीवीपी मॉनिटर कर लें, जहां पर भी आपको लगता है ऐसा आंसर देने में। एमसीक्यू के अंदर भी यही बात होगी कि उसके अंदर यही वो होगा कि आपने इसमें बिल्कुल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आपने फ्लूइड नहीं देना, आपने कॉशियसली फ्लूइड देना है, ठीक है। कोई एमसीक्यू पढ़ा है आपने, कोई एमसीक्यू है तो बताएं, वो उसको उस हिसाब से मैं बता देता हूँ। नहीं सर, मैंने एक जगह पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पढ़ा था, लेकिन उसमें यही लिखा हुआ था कि व्हेन जब पेशेंट एडमिट हो उसी के बाद से उसकी फ्लूइड स्टार्ट कर दें, ताकि फ्लूइड ओवरलोड भी ना हो और उसकी डिहाइड्रेशन भी कंपनसेट हो जाए। देखिए डॉक्टर शाइस्ता, मैं आपको सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि आप किताबों के जो लफ्ज है ना उनको भूल जाया करें। वो जो भयानक मेमोरी आपके फ्लैशबैक्स चल रहे होते हैं ना, कानों के अंदर और आंखों के अंदर जो फ्लैशबैक चल रहे होते हैं कि मॉर्गन के सफा नंबर 75 की बात है होगी, ये तो एग्जामिनर ने यहीं से क्वेश्चन पढ़ा है और यहीं से क्वेश्चन बनाया है। ये जो फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं ना आप लोग, वो फ्लैशबैक्स आपके कॉन्सेप्ट की ऐसी तैसी फेर देते हैं। तो जितना किताबें आपकी हेल्प के लिए हैं, किताबें आपको
ये 5वीं क्लास नहीं है कि आपसे वही सवाल पूछा जा रहा है जो सफ़े पे लिखा हुआ है, वही बच्चे, छोटे बच्चे से लॉलीपॉप पकड़ा के उसे सवाल पूछा जा रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। और यही सबसे बड़ी रीजन होती है फेलियर की, कि वहां पर जाकर आप लोगों का विजन नहीं होता ओपन। आप लोग अपने आप को एक टनल विजन में रखने की कोशिश करते हैं और टनल विजन की वजह से फंस जाते हैं। और क्योंकि मुझे बताएं कि कोई पेशेंट जो है वो मॉर्गन का सफ़ा देख कर आएगा मरीज आपके पास कि भाई इस बंदे ने सिर्फ इस सफ़े से चीज़ें को फोकस करना है, इससे बाहर की बात नहीं हो सकती। तो बाहर की तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस बेचारे ने तो पढ़ा ही नहीं हुआ। समझ आई बात? तो इसलिए अपने विजन को ओपन रखें। जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप उसको ये देखें कि ब्रॉड उसको देखें, सारे एस्पेक्ट्स को देखें। तो सारे एस्पेक्ट्स जब आप देखेंगे, जब स्टेम को पूरा पढ़ेंगे, तो आप आई एम 100% श्योर कि आपको उसका आंसर समझ आ जाएगा। या वो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन में लिखा होता है या वो फर्स्ट लाइन पूछा होता है। तो फर्स्ट लाइन और मोस्ट अप्रोप्रिएट में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो आपने उसमें ये देखना है कि सबसे पहले क्या चीज करनी है। तो ये इसमें होता है, ठीक है। जाहिद, सब लोगों को समझ आ रही है बात? हाँ जी सर। तो ये अब क्वेश्चन आए और आप लोगों को, सब लोगों के लिए देखें, टेबल वाइवे में लॉन्ग केस को हम जाहिद अलग से डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग टेबल वाइवे पे फोकस करें, क्योंकि जब आपको छोटी चीजें हो गई तो लॉन्ग केस तो देखें कहाँ एक ऐसी चीज है कि लॉन्ग केस के अंदर जो है ना आपका पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन और लॉन्ग केस के अंदर आपकी अप्रोच देखी जाती है। जो टेबल वाइवा होता है उसके अंदर भी अप्रोच होती है, लेकिन उसके अंदर वो रट्टे वाली चीजें भी होती हैं जो टू द पॉइंट आपने बोल ली होती है। तो ज्यादा बातें फोकस, देखें स्पेसिफिक बात को तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जनरल बातों को तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना। तो मेरा फोकस ही आप लोगों को जनरल बातों पे है, क्योंकि स्पेसिफिक बात तो देखें वाइवे में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों का जनरल पेशेंट की केयर मैनेजमेंट आपको समझ आ गई ना, यानी कि एक डिफॉल्ट एक चीज, तो वो डिफॉल्ट के साथ जो है वो आपके लिए मैनेज करना आसान हो जाएगा। आप होटलों में जाए ना तो उन्होंने चिकन को ना उबाल के दम दे के उसको रेडी करके रखा होता है, जो भी ऑर्डर आता है उस हिसाब से वो मसाला डाला और तैयार करके दे दिया। तो आप लोगों को यही है कि जो ये उबाल के रखने वाला काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चले, ओके जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।